Whenever I say temperature, तुम्हारा क्या फीलिंग आता है? मतलब तुम इसको कैसे परसीव करते हो टेम्परेचर को? मैं टेम्परेचर का हिंदी सिनोनिम नहीं पूछा है. It represents the hotness or the coldness of an object. इतना तो बोल ही सकते हो ना. It represents the hotness or coldness of an object, right? Is that clear? अच्छा, अभी देखो, बट फिजिक्स में जो टेम्परेचर का डेफिनेशन है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत ही अलग है. सो टेम्परेचर का जो डेफिनेशन है वो ऐसा बोलता है कि सबसे पहले एक गैसियस सैंपल इमेजिन करो. लेट अस से ऑल ऑफ यू आर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. इमेजिन हो गया. और मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है? एनर्जी होता है, नहीं होता? तो गैस के मॉलिक्यूल्स अपने जगह पर चुपचाप बैठे हुए नहीं रहते, बहुत फास्ट मूव करते रहते इधर उधर. पढ़ा हुआ ना केमिस्ट्री में थोड़ा सा. एक कंटेनर या एक कंटेनर में प्रेशर कैसे जनरेट होता है? वो मॉलिक्यूल्स जाके वाल्स के साथ कोलाइड करता है, मोमेंटम फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज द रीजन प्रेशर एक्सर्ट होता है. इज दैट क्लियर? मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई गैशियस सैंपल है, गैशियस सैंपल के अंदर जितने सारे गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर रैंडमली मूविंग वेरी फास्ट. इज दैट क्लियर? तो उनका जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, टेम्परेचर उसको रिप्रेजेंट करता है. टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है? तो हो गया ना थोड़ा अलग सा डेफिनेशन टेम्परेचर का. इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है, एक मॉलिक्यूल का. इज दैट क्लियर? और अगर मैं एक छोटा सा भी गैसियस सैंपल लूँ, इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे? कैन यू इमेजिन? बहुत ज़्यादा होगा, राइट? तो तुम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर एक मॉलिक्यूल का तुम काइनेटिक एनर्जी निकालोगे और उसका एवरेज निकालोगे और बताओगे इतना टेम्परेचर. इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? ये थियोरेटिकली मैं तुमको कंसेप्ट बता रहा हूँ. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. बट टेम्परेचर कितना है अगर मैं तुमको ये पूछूं तो तुम इस डेफिनेशन के थ्रू निकाल नहीं पाओगे, बिकॉज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं. तुम कैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे? और इनका जो एनर्जी है दैट विल कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली. अभी मेरे पास, इफ़ आई एम द गैस मॉलिक्यूल, अभी मेरे पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, मैं जाके इसके साथ टकरा दूंगा, फिर से मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज. ये तो एक डेफिनेशन है. बट फाइनली मैंने हमेशा कहा है कि फिजिक्स में हमको चीज़ों को क्या करना पड़ता है? मेजर करना पड़ता है. इज दैट क्लियर? तो टेम्परेचर हम कैसे मेजर करें? तो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, घुमा के मेजर करते हैं. कैसे? देखो, हम कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जो कि टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है, और उन प्रॉपर्टीज़ के चेंज को स्टडी करके हम टेम्परेचर कितना चेंज हुआ वो बताते हैं. मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है. आई विल एक्सप्लेन दिस. सबने एक्सपीरियंस किया होगा. देखो, पहले इसके अंदर की लॉजिक को देखो कि अभी अगर यू आर द गैसियस मॉलिक्यूल, राइट? अभी अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस सैंपल के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मैंने डेफिनेटली सैंपल को कुछ ना कुछ एनर्जी दिया है, बिकॉज टेम्परेचर इज नथिंग बट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो अगर गैसियस सैंपल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब है मैंने क्या दिया है? उसको एनर्जी दिया. डू यू एग्री विद दिस? करेक्ट? ओके. फॉर एग्जाम्पल, दिस आर द टू गैसियस मॉलिक्यूल्स. इज दैट क्लियर? नाउ अभी अगर मैं इसको एनर्जी दे दूँ, मैं काम करता हूँ, लेट मी टेक ए स्लाइटली, ओके चलो, दिस आर द गैसियस मॉलिक्यूल्स, राइट? नाउ अभी अगर मैं इनको एनर्जी दे दूँ, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विगरसली. जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड के केस में भी वैलिड है, लिक्विड के केस में भी वैलिड है, सिर्फ गैसेस नहीं है, राइट? गैसेस में तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत ही वीक है. मैं सॉलिड का एग्जांपल लेता हूँ. सॉलिड में सोचो दो मॉलिक्यूल्स, उनके बीच का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो तो तगड़ा है. बट मैंने तुमको ये भी कहा था कि ये जो फोर्स है, ये जो बॉन्ड है, उसको तुम कैसे ट्रीट करोगे? यस, एग्जैक्टली, विल ट्रीट इट एज अ स्प्रिंग, राइट? समझ में आया? सो अभी अगर मैं इस सिस्टम को एनर्जी दे दूँ, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, दिस विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग. अगर ये लोग वाइब्रेट करना चालू करेंगे, मैं और जितना एनर्जी देता जाऊंगा, सिस्टम का टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा, दे विल इंक्रीज देयर वाइब्रेशंस, दे विल वाइब्रेट विथ लार्जर एम्पलीट्यूड्स. एम्पलीट्यूड समझ में आता है? सो व्हाट विल हैपन टू द एवरेज गैप बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स? इट विल इंक्रीज, राइट? किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एवरेज गैप है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. समझ में आया? बिकॉज अभी वो लोग ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं. एसएचएम तो देखा ही होगा ना थोड़ा बहुत. एम्पलीट्यूड, वहाँ पर एक टर्म आता है. तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ने से, या सीधा बोलो क्या होगा? मटेरियल विल एक्सपांड. करेगा या नहीं करेगा एक्सपांड? क्यों एक्सपांड करेगा? बिकॉज किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है.
क्या हम किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज मेजर कर सकते हैं? बोलो भाई, किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज मेजर कर सकते हैं? नो, दैट इज इजी, वी कैन मेजर द वॉल्यूम चेंज ऑफ ए सब्सटेंस, राइट। और हमको ये भी पता चल चुका है इस कहानी से कि कितना वॉल्यूम चेंज होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। डू यू एग्री विद दिस? हाँ, हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वॉल्यूम चेंज तो बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है वो मेजर करके ये बताएंगे कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, या टेम्परेचर कितना होगा। इज दैट क्लियर? थर्मोमीटर यूज़ किया है, उसके अंदर मर्क्यूरी रहता है, तो रीडिंग कैसे मिलता है? जब हम उससे टेम्परेचर मेजर करते हैं, सो व्हाट विल हैपन टू द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी इन द कॉलम? वो राइज करता है। क्यों राइज करता है? देखो, एक्चुअली यहाँ पर हमको मेजर करना था टेम्परेचर, बट एक्चुअली हम मेजर क्या करते हैं? हाइट राइज। उस हाइट राइज को मेजर करके, हाँ, वो जो तुम्हारा थर्मामीटर का स्केल है वो टेम्परेचर के टर्म्स में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली मेजर क्या होता है? एक्चुअली ये मेजर होता है कि मर्क्यूरी कितना राइज किया है, उसके बेसिस पे टेम्परेचर बताया जाता है। बात को समझो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे बॉडी के जितने सारे मॉलिक्यूल्स है उसका एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाला फिर बताया, ऐसा नहीं है। हमने क्या मेजर किया कि मर्क्यूरी के कॉलम में वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है। हाइट राइज का मतलब क्या? वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना मर्क्यूरी का। तो हमने किसको स्टडी किया? वॉल्यूम चेंज को स्टडी किया, और उस वॉल्यूम चेंज को डिटेक्ट करके निकाल के हमने ये बताया कि टेम्परेचर कितना है। सर ये कैसे करता है? मैं तुमको बताऊंगा, इसके पीछे का मैथमेटिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से हम निकालते हैं वॉल्यूम चेंज, इसको हम कैसे टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं कि इतना हाइट राइज होगा तो इतना टेम्परेचर होगा, वो कैसे किया जाता है वो मैं तुमको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल तुम सिर्फ क्या समझोगे कि सर हम ना टेम्परेचर डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते, हम कैसे मेजर करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करेंगे। हम किसी और प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे जिस प्रॉपर्टी का वैल्यू टेम्परेचर पे लीनियरली डिपेंडेंट है। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका भी वैल्यू प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा, तो हम उसको मेजर करते हैं, और उसको मेजर करके हम यहाँ बताते हैं कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। सर ये कैसे? आगे बताऊँगा। इज दैट क्लियर? तो इन दिस केस मैंने वॉल्यूम का कहानी बताया, लेकिन वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। PV = NRT। टू एग्री विद दिस कि अगर मैं किसी गैसियस सैंपल के प्रेशर को कांस्टेंट रख दूं तो वॉल्यूम इन दैट केस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। फिलहाल मैंने क्या कहा? इफ आई हैव ए कंटेनर विद कांस्टेंट प्रेशर, तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। इसको हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। उस सब्सटेंस का क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब है वो जो वॉल्यूम है उसका जो वैल्यू है वो किस पे लीनियरली डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए हमने इसको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बताया। क्या सिर्फ वॉल्यूम के थ्रू ही हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसे अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है। व्हाट आर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस विच इज़ लीनियरली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जैसे कि अगर मैंने उस गैसियस सैंपल के वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया तो प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। हमारे पास प्रेशर थर्मोमीटर्स भी होता है, वो देखा नहीं होगा तुम लोगों ने, तुमने तो सिर्फ वो लिक्विड वाला थर्मोमीटर देखा है, बट प्रेशर थर्मोमीटर्स भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है जहाँ पर उस सैंपल के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है, और मेजर किसको किया जाता है? प्रेशर को। प्रेशर मेजर करना पॉसिबल है, और हमको पता है कि PV = NRT। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हुआ तो प्रेशर जो होगा दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन या लीनियरली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो प्रेशर मेजरमेंट करके हम टेम्परेचर बताते हैं। इज दैट क्लियर? और एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लैटिनम वायर, पढ़ाऊंगा यहाँ पर आगे जाके। रेजिस्टेंस भी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया? टेम्परेचर जैसे बदलेगा उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस भी लीनियरली बदलेगा। तो रेजिस्टेंस मेजर करना आसान है, तो हम रेजिस्टेंस मेजर करके ये बताते हैं कि टेम्परेचर कितना होगा। समझ में मैंने क्या कहा? कोई डाउट? पक्का? देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना मैंने बहुत बढ़िया से अपने नोट में लिख के रखा है। अभी रिसाइट करूँगा तो 1 साल निकल जाएगा, इसलिए नोट पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना? ओके, सब चीज़ मैंने बता दिया। अच्छा, इसमें और एक छोटा सा चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। वी ऑल एग्री कि टेम्परेचर एक्चुअली एक सैंपल के सारे मॉलिक्यूल्स के एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को मेजर करता है। कैन यू टेल मी द मिनिमम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट ए बॉडी कैन पोजेस? 0 या नेगेटिव तो हो नहीं सकता। क्या होगा? 0 होगा। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स टेम्परेचर का भी एक लोअर लिमिट होगा जो कि उस 0 काइनेटिक एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। डू यू एग्री विद दिस? दैट मीन्स टेम्परेचर का वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे नहीं जा सकता।
बिकॉज वो जो लोअर लिमिट है ना, वो कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट करता है? ये उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर तुम्हारे सैंपल के किसी भी मॉलिक्यूल के पास कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है. दैट विल रिप्रेजेंट द लोएस्ट लिमिट ऑफ टेम्परेचर. इज देयर एनी बाउंड्री ऑन द अपर लिमिट ऑफ टेम्परेचर? थियोरेटिकली नहीं है, बिकॉज तुम एनर्जी देते जा सकते हो और उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ते जा सकता है. तो टेम्परेचर का कोई डिफाइंड अपर लिमिट नहीं है, लेकिन टेम्परेचर का एक डिफाइंड लोअर लिमिट है. केल्विन टेम्परेचर सुना है? केल्विन, 0 केल्विन. 0 केल्विन इसी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं. 0 केल्विन इज दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. इसको एब्सोल्यूट जीरो भी बोला जाता है. सुना है ये सब टर्म्स? एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर तुम्हारे सैंपल के किसी भी मॉलिक्यूल के पास कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है. लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है. दिस इज ऑल्सो थियोरेटिकल कंसेप्ट. आज तक इस दुनिया के किसी भी लैब में 0 केल्विन अचीव नहीं किया गया है. बट थियोरेटिकली हम डिफाइन कर रहे हैं कि 0 केल्विन होगा. इवन स्पेस का जो टेम्परेचर इज वेरी कोल्ड, राइट, वो भी अराउंड 2.7 केल्विन से. 0 केल्विन आज तक हम अचीव नहीं कर पाए. समझ में आ रहा है ना? एक बॉडी का पूरा काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना इतना आसान नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल फिजिकली. मतलब 0 काइनेटिक एनर्जी करना पॉसिबल नहीं है. तो ये भी एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है. लेकिन थियोरेटिकली टेम्परेचर का एक लोअर लिमिट है, अपर लिमिट नहीं. कोई डाउट? पक्का? पॉज बीच में टाइप करना. ठीक, ओके. आगे बताएं. अभी हमको एक थर्मोमीटर बनाना है. क्या बनाना है? थर्मोमीटर, राइट. थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, लेकिन एक्चुअली हम मेजर करते हैं किसी और प्रॉपर्टी को जिससे हम थर्मोमीटर का टेम्परेचर प्रेडिक्ट करते हैं. किसी भी स्केल को बनाओगे तो वो तो सबसे पहले एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट डिफाइन करना पड़ेगा. एक नॉर्मल स्केल में भी, छोटे स्केल में भी लोअर लिमिट कितना होता है? 0 सेंटीमीटर. हायर लिमिट क्या होता है? 15 सेंटीमीटर होता है ना. तो कोई भी स्केल हो तो तुमको एक लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा. तो ओल्ड थर्मोमेट्री में क्या बोला गया है? पुराने दिनों में लोअर लिमिट माना जाता था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कि जिस टेम्परेचर पे पानी फ्रीज हो जाता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या मानेंगे? अपना स्केल का लोअर लिमिट. इज दैट क्लियर? और हमारे स्केल का जो अपर लिमिट होगा दैट विल रिप्रेजेंट उस टेम्परेचर, वो जो टेम्परेचर होगा दैट विल रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. देखो कब फ्रीज हो रहा हो तो दिखता ही होगा, और कब पानी बॉयल हो रहा है वो भी देख के हम बता सकते हैं. तो हमने टेम्परेचर असाइन कर दिया कि भाई थर्मोमीटर का जो टॉप वाला वैल्यू होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? बॉइलिंग पॉइंट. और जो बॉटम वाला पॉइंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. अभी हमारे पास टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं. जैसे कि यूनिट्स नहीं होते हैं, CGS यूनिट, ऐसा यूनिट. वैसे 3 स्केल्स है. एक तो डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है, एक तो फ़ारेनहाइट स्केल है, और दूसरा क्या है? केल्विन स्केल. केल्विन इज द ऐसा यूनिट. इज दैट क्लियर? तीनों थर्मोमीटर को मैंने एक ही वेसल में डाला, एक ही लिक्विड में डाला फॉर एग्जाम्पल. इज दैट क्लियर? तीनों में मर्क्यूरी है फॉर एग्जाम्पल. तीनों में मर्क्यूरी सेम लेवल तक राइज करेगा. मर्क्यूरी तीनों ट्यूब्स आर एग्जैक्टली सेम, सिर्फ मार्किंग बदल दिया मैंने उसका. पहले वाले का मार्किंग 0, दूसरे वाले का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 केल्विन. सिर्फ मार्किंग बदला है, ट्यूब तो एक ही जैसा है. समझ में आया? तो तीनों ट्यूब एक ही जैसा है. तीनों ट्यूब में मर्क्यूरी है फॉर एग्जाम्पल, और तीनों ट्यूब में मर्क्यूरी कितना राइज करेगा? सेम राइज करेगा. इज दैट क्लियर? पक्का? ओके. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फ्रैक्शनल राइज, तुम क्या बोलोगे? व्हाट इज द फ्रैक्शनल राइज इन दिस केस? देखो ये जो मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, ये फिलहाल अब तक थर्मोमीटर कैसे बनाते वो नहीं बता रहा मैं. ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ दिस इज जस्ट ए डिस्कशन कि तुम्हारा सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल कैसे कनेक्टेड है, बस वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ. इज दैट क्लियर? थर्मोमीटर कैसे बनाते अब तक आया नहीं, आएगा आगे जाके, तो उस लाइन्स में मत सोचना. ठीक है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द फ्रैक्शनल राइज इन द फर्स्ट थर्मोमीटर? फ्रैक्शनल राइज दिस मच लेंथ divided by total length of the thermometer. Do you agree with this? In terms of reading बता रहा हूँ, reading. So what is this length? T minus 0. Do you agree with this? Okay. That is the rise T Celsius minus 0 divided by total length of the scale. ध्यान से देखना, सेल्सियस स्केल में हमने स्केल को 100 डिविजन्स में बांटा है. 100 minus 0. अरे कोई डाउट? चलो मैं 100 minus 0 लिखता हूँ. ठीक है. What is the fractional rise of mercury in this case? TF minus 32
divided by 212 minus 32. Is that clear? So TF minus 32 divided by 212 minus 32. Is that clear? What about the fractional rise in the third case, in the Kelvin wala thermometer, that is TK minus 2733 divided by, is that clear? Right? Can I say they will be equal? अरे सब में फ्रैक्शनल राइज तो क्या होगा, सेम ही होगा ना, कितना लेंथ राइज हुआ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, वो तो सेम ही होना है तीनों में, बिकॉज तीनों एक ही सब्सटेंस के टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तीनों ट्यूब एक ही जैसा है, तीनों ट्यूब में लिक्विड जो राइज हुआ होगा वो भी क्या होगा, सेम हुआ होगा, सिर्फ रीडिंग्स हमने बदल दिया। डू यू एग्री विद दिस? पक्का? तो हमने तीनों को इक्वेट कर दिया। ध्यान से देखना, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, ये 100 है, इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा 180, मतलब हमने फ़ारेनहाइट स्केल को 180 डिविजन्स में तोड़ा है। कितने डिविजन्स में तोड़ा है? 180 डिविजन्स। और जो केल्विन वाला थर्मोमीटर है इसमें टोटल कितने सारे डिविजन्स हैं? 100 डिविजन्स ही है ना, 373 माइनस 273। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये 100 डिविजन्स हैं, एक 0, अच्छा चलो और एक बार लिखता हूँ, हमेशा याद रखना लिखने का टेक्निक, 5 9 5, यहाँ पर क्या बचेगा TC, यहाँ पर क्या बचेगा TF माइनस 32, और यहाँ पर क्या बचेगा TK माइनस 273। तुमको तो यही चाहिए होगा, समझ में आ रहा है? इसके मैं बोला 595, और ऊपर क्या लिखोगे T से TK माइनस 32, सॉरी TF माइनस 32, TK माइनस 273, ऐसे करके याद रखना। तो ये जो तुमको इक्वेशन दिख रहा है ये तुमको स्केल को कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। अगर मैंने बोल दिया कि नहीं टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना रीडिंग आएगा, दोनों को इक्वेट कर दो, TC की जगह क्या पुट कर दोगे 5, और यहाँ से TF निकाल लो। समझ में आ रहा है ना, टाइम पास। इज दैट क्लियर? लेकिन इक्वेशन याद रखना बहुत ज़रूरी, किस लॉजिक पे इन दोनों की तीनों के इक्वल लिखा हुआ समझ में आया ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तीनों केसेस में लिक्विड का जो फ्रैक्शनल राइज होगा, भूलो मत, दे आर मेजरिंग द सेम टेम्परेचर ऑफ द सेम लिक्विड। तीनों थर्मोमीटर्स के लेंथ को भी हमने क्या रखा है, सेम। इज दैट क्लियर? तो फ्रैक्शनल राइज तीनों केस में क्या होगा, सेम। पॉज करेक्ट? ओके चलो एवरीवन दिस साइड। क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज वी कम अक्रॉस ए ओल्ड साइंटिफिक नोट डिस्क्राइब्स ए टेम्परेचर स्केल कॉल्ड द जेड स्केल। देख रहा है लेफ्ट वाला स्केल, उसका हमने जेड स्केल बना कर रखा है, ठीक है ना? ऑन विच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 65Z, ऊपर लिख कर रखा है 65Z, एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना है माइनस 14Z। इज दैट क्लियर? टू व्हाट टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल वुड ए टेम्परेचर ऑफ T इक्वल टू माइनस 98Z कॉरेस्पॉन्ड टू, ठीक है ना? तो मैंने ऐसे एक लाइन खींच दिया, दिस इज TZ, दिस इज TF, एंड ध्यान देना दोनों ही एक ही सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस? दोनों ही एक ही सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, तो दोनों के केस में फ्रैक्शनल राइज क्या होगा, सेम। इज दैट क्लियर? तो फ्रैक्शनल राइज हम कितना लिख लेंगे, TZ माइनस ऑफ माइनस 14Z। इज दैट क्लियर? तो क्या लिखेंगे, दैट इज TZ माइनस ऑफ माइनस 14Z डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितना होगा, 65Z माइनस ऑफ माइनस 14Z। तो 65Z माइनस ऑफ माइनस 14Z, माइनस है 14 के आगे तो माइनस लिखना पड़ेगा, उसको छोड़ने से नहीं होगा। इज दैट क्लियर? और फ़ारेनहाइट स्केल का क्या होगा, दिस इज TF माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा रिलेशन, फाइन। और यहाँ पर TZ की जगह तुम क्या पुट कर दोगे, माइनस 98, तो वहाँ से जो TF निकलेगा दैट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द फ़ारेनहाइट स्केल। इज दैट क्लियर? पक्का? कोई डाउट? हाँ सर, बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि सर माइनस 14Z है, इसके नीचे तो थर्मोमीटर है ही नहीं, आप माइनस 98Z मेजर करने बोल रहे हो। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो लोअर लिमिट इसके नीचे भी थर्मोमीटर हो सकता है। अरे लिमिट तुम किसको चूज़ करना चाहते हो तो तुम्हारा चॉइस है ना। मैंने माइनस 14Z को अपना लोअर लिमिट माना और 65Z को अपना अपर लिमिट माना, वो तो एक चॉइस है ना। इज दैट क्लियर? मैंने बस नीचे नहीं बनाया था स्टार्टिंग में क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, नीचे भी हो सकता है। रेफरेंस किसको चूज़ करना है वो चॉइस है। इज दैट क्लियर? फाइन, ओके। झुमका पॉज करें, स्टार्ट। अच्छा, ये जो कहानी बताया था मुझे
मैंने, याद है ना वो किसके बारे में बताया था, ओल्ड थर्मोमेट्री था। नया थर्मोमेट्री में जो लिमिट्स का चॉइस है वो बदल गया। देखो स्केल बनाना है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा ही, बट लोअर लिमिट किसको मानेंगे और अपर लिमिट किसको मानेंगे वो बदल गया। ठीक है, तो नया थर्मोमेट्री में लोअर लिमिट को एब्सोल्यूट जीरो माना जाता है, 0 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट 0 केल्विन। Is that clear? 0 Kelvin is that temperature when everything ceases to move, stops to move. कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, जो कि सिर्फ थियोरेटिकली हम डिस्कस कर पाएंगे। Is that clear? Okay. और जो अपर लिमिट है that is called as the triple point of water. सुना है इसके बारे में कभी? Triple point of water. कभी ऐसा सुना है कि all the 3 states of a substance can coexist? All the 3 states of a substance can coexist at a particular temperature and at a particular pressure. मतलब तुमको ऐसे दिखाई देगा कि पानी भी है, आइस भी है और स्टीम भी है। सोच के अजीब लगता है ना? तीनों एक साथ क्या करेगा, को एग्जिस्ट करेगा। वहाँ नहीं जाएंगे हम, ठीक है ना, उसके अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन होता है। और पानी के केस में वो कितने टेम्परेचर पे होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सब लोग सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कौन सा टेम्परेचर होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। और एक प्रेशर भी डिफाइंड होता है, पता है ना, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है पानी कितने में बॉयल होता है, तो प्रेशर भी डिफाइन होता है। 665 समथिंग है पास्कल, मुझे उतना याद नहीं है, बस मैं तुमको ये समझा रहा हूँ कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऐसा एक स्टेट है जहाँ पर किसी भी पानी का नहीं, किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है। अगर मैं पानी के केस में बोलूँ तो लिक्विड पानी भी एग्जिस्ट करता है, आइस भी मिलेगा तुमको पानी में, और स्टीम भी मिलेगा। इज दैट क्लियर? एंड दैट टेम्परेचर इज टेकन एज 0.01 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं एक्चुअली, क्योंकि तुमको याद है हम कभी भी टेम्परेचर डायरेक्टली मेजर नहीं करते, हम किसी और प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? लेट अस से कि 0 केल्विन पे फॉर एग्जांपल वो जो मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर था उसमें मर्क्यूरी का हाइट कितना है, 0 मान लिया मैंने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। ये कुछ भी हो सकता है, ये जो एक्स है दिस में रिप्रेजेंट एनी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कि जो एक्स है ये किसी भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है। मैंने तुमको 3-4 एग्जांपल दिया था। प्रेशर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, रेजिस्टेंस को भी एक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जनरल डिस्कशन। तो 0 केल्विन पे उसका वैल्यू कितना है, 0। ये पता है हमको, राइट? मतलब जब उसका वैल्यू 0 होगा तब टेम्परेचर कितना होगा, 0 केल्विन। ये हमको पता है। बात समझ में आया? अभी उस सब्सटेंस का जो ट्रिपल पॉइंट है वो तो मुझे दिखाई देगा ना, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? ट्रिपल पॉइंट, पानी का ट्रिपल पॉइंट दिखाई देगा ही नहीं दिखाया? वो तो ऑब्जर्वेबल है, डिटेक्टेबल है, देख पाएंगे हम कि देखो अभी आइस भी एग्जिस्ट करता है, पानी भी है और स्टीम भी है। उस टेम्परेचर को हमने क्या मान के रखा, TTR। और उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे फॉर एग्जांपल हमारे थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी का हाइट था वो कितना पाएगा, XTR। कितना पाएगा, XTR। दैट इज द हाइट एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। डू यू एग्री विद दिस? पक्का? फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमारे पास पानी का तीनों स्टेट है। उस वक्त मैंने देखा कि मर्क्यूरी का थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड कॉलम कितना ऊपर है, वो कितना वैल्यू है, XTR। इज दैट क्लियर? राइट? अभी हमको ये पता है कि लोअर लिमिट में हमारे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, और हमको ये पता है कि अपर लिमिट में हमारा करस्पॉन्डिंग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अभी हमने इस थर्मोमीटर को लिया और जिस सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं उसमें डाल दिया। इज दैट क्लियर? तभी ये टेम्परेचर T कितना वो मेरे को नहीं पता। समझ में आया? ये टेम्परेचर T कितना वो मेरे को, लेकिन ये टेम्परेचर जिस पे डिपेंडेंट है या जो प्रॉपर्टी इस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है उसको तो मेजर कर पाएंगे। और हमने मेजर करके देखा कि उस पर्टिकुलर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना आ रहा है, XTR है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक्स का वैल्यू मेजर करना पॉसिबल है, बट उसकी कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है वो तुम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल हाइट मेजर करना तो पॉसिबल है ना, हाइट मेजर करना तो पॉसिबल है ना। तुमने उस थर्मोमीटर को लिया और एक लिक्विड में डुबा दिया और उसके अंदर मर्क्यूरी कितना ऊपर तक जाएगा वो लेंथ तो मेजर कर पाओगे ना, वही एक्स है, वही एक्स है, XT। लेकिन
उस पर्टिकुलर एक्स पे टेम्परेचर कितना है वो डायरेक्टली हम इनडायरेक्टली निकालना पड़ेगा, राइट? नाउ वुड यू एग्री दैट एक्स का जो वैल्यू है दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का डेफिनेशन ही यही है कि जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा वो टेम्परेचर पे क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इज दैट क्लियर? अगर ऐसा है तो क्या मैं लिख सकता हूँ टी के -0 डिवाइडेड बाई टी आर -0 इज इक्वल टू, हमने टेम्परेचर के साथ जो रेशियो लिखा एग्जैक्टली हम एक्स के साथ भी वैसा ही रेशियो लिखेंगे, दैट इज एक्स टी -0 डिवाइडेड बाई एक्स टी आर -0। बोलो यहाँ पर अननोन क्या है? एक्स टी आर पता है मेरे को, एक्स टी मैंने मेजर कर लिया, डुबाया था, उसमें दिखा मेरे को मर्क्यूरी कितना राइज किया है, ये भी पता है, ये भी पता है, सिर्फ ये नहीं पता। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? फिर से बता रहा हूँ, हमने मेजर किसको किया? हमने टेम्परेचर को मेजर नहीं किया, हमने एक्स के वैल्यूज को मेजर किया कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्स कितना है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्स का वैल्यू मेजरेबल है, उस एक्स को मेजर किया और इससे हमने क्या मेजर किया, उसका कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा। उस तरीके से हम थर्मामीटर कंस्ट्रक्ट करते हैं। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? कोई डाउट? ये रिलेशन क्यों वैलिड है? ये जो मैंने टेम्परेचर का लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशियो लिखा है और इक्वल टू देके राइट हैंड साइड में जो एक्स का रेशियो लिखा है, बिकॉज दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, इसलिए तो वो तो मैथमेटिक्स है, सबको पता होगा ही। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लेफ्ट हैंड साइड का जैसा आएगा राइट हैंड साइड का भी वैसा ही आएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इस बात को समझो कि हमने टेम्परेचर को इनडायरेक्टली मेजर किया, हमने एक्स को मेजर किया, उससे टेम्परेचर को मेजर किया। एक्स इज लाइक ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस यहाँ मेजर कर सकते हैं और उसके दम पे हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? दैट इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट ए थर्मोमीटर। फाइन, ठीक है, ओके। चलो यहाँ सुनो और एक बार रिकैप। मैंने ये कहा था कि देखिए सर, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होता है, तो दिमाग में गैसेस या लिक्विड्स या सॉलिड्स ही चलाना, सॉलिड्स चलाना। चलो लेट्स कैरी ऑन विथ सॉलिड्स, ठीक है। तो सॉलिड्स के किसी भी दो एटम्स के बीच बॉन्ड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और उस बॉन्ड का बिहेवियर जो है कैसा, एक स्प्रिंग जैसा है। दिख रहा है ना वो स्प्रिंग नहीं, वो एक्चुअली बॉन्ड है, लेकिन बिहेवियर किसके जैसा है, स्प्रिंग जैसा। बिकॉज हमको पता है कि अगर मैंने इन दोनों एटम्स को पास लेके आ गए, व्हाट विल हैपन विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, विल इंक्रीज। उन्हीं दो एटम्स को अगर मैं दूर लेके चला जाऊँ, स्प्रिंग में फिर से क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन आ जाएगा, एंड व्हाट विल हैपन विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट विल अगेन इंक्रीज। चाहे स्प्रिंग को कंप्रेस करो, चाहे स्प्रिंग को एक्सटेंड करो, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, याद है या नहीं है, राइट? दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज करेगा। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, व्हेन द स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम इस पर्टिकुलर आइडिया को समझेंगे। एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन बहुत हद तक तुमको हेल्प करेगा इस कंसेप्ट को समझने में, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत रिसर्च करके नेचर को स्टडी किया और ये देखा कि किसी भी दो एटम्स के बीच का जो स्पेसिंग है ना, लेट अस से दिस इज आर, राइट, आर बदलेगा तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी चेंज होगा। तो आर बदलने से, दैट इज इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बदलने से पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होता है, उसका ग्राफ नेचर में ऐसा पाया जाता है। समझ में आया ध्यान से? इज दैट क्लियर? सो आई हैव प्लॉटेड द ग्राफ बेसिकली। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस में किसको प्लॉट किया, आर को प्लॉट किया। आर इज व्हाट, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। फील करो, आर का वैल्यू 0 मतलब the two atoms are nearest to each other, so what you will expect the potential energy to rise, right? और यहाँ पर R का वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। R का वैल्यू बहुत ज़्यादा मतलब तुमने दो एटम्स को बहुत दूर लेके चले गए, उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, जो कि एक्चुअली स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है, वो भी खिंच चुका होगा, एक्सटेंड हो चुका होगा। what will happen with the potential energy, it will also be very high। ध्यान देना, इसके रेस्पेक्ट में तो ये हाई है ना, ये अगर -100 है, ये कितना होगा, -2 इज मोर देन -100 इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैंने यही कहा कि एग्जैक्टली स्प्रिंग जैसा नहीं है, लेकिन बहुत हद तक हम उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, और तुमको ये भी समझना है कि स्प्रिंग का खुद का एक नेचुरल लेंथ होता है। जब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी सबसे
कम होता है। उसी कहानी को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, एट 0 केल्विन। क्या बोला मैंने, एट 0 केल्विन। ध्यान देना, सारे एटम्स, सारे मॉलिक्यूल्स दे सीज टू मूव, वाइब्रेट करना बंद कर देते। बात समझ में आया? वाइब्रेट करना अगर बंद कर देंगे, व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट विल बी मिनिमम। जीरो मत बोलो क्योंकि स्प्रिंग नहीं है, मिनिमम होगा ही नहीं होगा। तो ध्यान से देखो इस ग्राफ में आर नॉट वो स्पेसिंग है, आर नॉट वो कौन सा स्पेसिंग, व्हेन दिस टू एटम्स आर नॉट वाइब्रेटिंग, व्हेन दिस टू एटम्स आर नॉट वाइब्रेटिंग। जब सिस्टम का टेम्परेचर 0 केल्विन है, जब सिस्टम का टेम्परेचर कितना है 0 केल्विन, उस वक्त दोनों एटम्स मूव नहीं करें, उनके बीच का स्पेसिंग क्या है, फिक्स्ड। उस स्पेसिंग को हमने आर नॉट रिप्रेजेंट किया। एंड दैट एट दैट पर्टिकुलर सिनेरियो व्हेन द एटम्स आर नॉट वाइब्रेटिंग, उनका एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। उनका इंटर एटॉमिक स्पेसिंग हमने क्या से रिप्रेजेंट किया, आर नॉट से। और ध्यान से देखो आर नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग तुमको जो पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है वो मिनिमम है इस पूरे ग्राफ में, लोएस्ट इन द ग्राफ। उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, ई नॉट रिप्रेजेंट किया। डू यू एग्री विद दिस? जस्ट यू कैन कंपेयर इट विद द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होता है तब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता ही नहीं होता, बिकॉज द स्प्रिंग इज नाइदर एक्सटेंडेड नॉर कंप्रेस्ड, समथिंग लाइक दैट। फिर से 0 केल्विन में तुम क्या बोलोगे, सर पूरा सिस्टम रेस्ट में है, सारे एटम्स रेस्ट में, सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट में, दे आर नॉट वाइब्रेटिंग, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होगा, एंड उस सिनेरियो में उस एटम के पास मिनिमम एनर्जी होगा एट 0 केल्विन। और आपने ग्राफ में इसको कहाँ शो किया, आर नॉट। सर देखिए इसके नीचे आपने जो यू रिप्रेजेंट किया वो क्या, सबसे कम है इस ग्राफ में। अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, अगर मैं इस आर नॉट के इस तरफ जाऊंगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। क्योंकि अगर मैं आर नॉट की इस तरफ जाऊंगा इसका मतलब है सर कि आप दो एटम्स को दूर लेके जा रहे हो, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इज इंक्रीजिंग। उन दोनों के बीच का जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंशन होने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। इज दैट क्लियर? सर अगर आप आर नॉट की इस तरफ जाते हो इसका मतलब है कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इन दोनों एटम्स के बीच का जो गैप है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब सर आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि स्प्रिंग का लेंथ क्या हो गया, कंप्रेस हो जाएगा, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, राइज करेगा। अगर ये -100 है तो -90, -80, -70 पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, या अगर ये -100 है तो ये भी -80, -70, -60, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ क्यों चाहिए, देखो हमको पता है कि अगर हम चीज़ों को गर्म करते हैं, सॉलिड को गर्म करें, लिक्विड को गर्म करें, गैस को गर्म करें, वो एक्सपांड करता ही नहीं करता। तो उसका रीज़न आज हमको पता चला कि एक्चुअली रीज़न क्या है कि सॉलिड्स को एक्सपांड करता है, लिक्विड्स किस लिए एक्सपांड करता है, गैसेस किस लिए एक्सपांड करता है, वो पता चलेगा। डू एग्री विद दिस? अब तक का कहानी सबको समझ में आया? पक्का? श्योर? नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। ये तो 0 केल्विन है, कहानी यहाँ से चालू हो रहा है। मैंने उस सॉलिड को और थोड़ा एनर्जी दे दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 0 केल्विन पे नहीं रहेगा, इट विल राइज अप, राइट। अगर सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा, ये तो लोएस्ट एनर्जी है, लेट अस से अभी सिस्टम का एनर्जी E1 हो गया, सिस्टम का एनर्जी कितना हो गया, E1। इज दैट क्लियर? तो E1 से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, ये ग्राफ को दो जगह कट करता है, यहाँ पर और यहाँ पर। ध्यान से देख, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है वो कितना है, R1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है वो क्या है। मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा और ऊपर बनाता हूँ तुमको प्रॉपरली, नहीं तो डायग्राम में फील नहीं आएगा, और थोड़ा ऊपर बनाता हूँ। थोड़ा एनर्जी दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ये बढ़ गया, लगा से यहाँ पहुँच गया, फिर थोड़ा एक बार, दिस इज E1 है ना, एक ग्राफ को यहाँ काटता है, एक ग्राफ को यहाँ काटता है, फिर से वही कहानी, जस्ट मैंने ऊपर बनाया ताकि डायग्राम में तुमको प्रॉपर्ली दिखे। लेट अस से दिस इज R1 एंड लेट अस से दिस इज R2। डू यू एग्री विद दिस? कोई डाउट? बोलो बोलो बोलो, एनी डाउट? अच्छा, फिर से 0 केल्विन था सिस्टम का, मैंने टेम्परेचर हीट कुछ सप्लाई किया, टेम्परेचर राइज कर दिया, सिस्टम का एनर्जी बढ़ गया, और E0 से बढ़ के कहाँ तक पहुँचे, E1 तक। और E1 से अगर हम लाइन खींचते हैं, ये ग्राफ को दो जगह करता है। पहले जगह जहाँ पर काटता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है वो कितना है, R1, और ग्राफ को सेकेंड जगह जहाँ पर काटता है वहाँ का इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या है,
R2। ध्यान से देखना, R1 जो है वो R0 से क्या है, कम है, और R2 जो है वो R0 से क्या है, ज़्यादा है। व्हाट डज इट मीन दैन? फिजिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब दोनों एटम्स के बीच का स्पेसिंग R1 है, उस सिचुएशन में उनके पास जितना पोटेंशियल एनर्जी है, जब उनके बीच का स्पेसिंग R2 होगा, उस वक्त भी उनके बीच का इंटरएटॉमिक स्पेसिंग क्या होगा, उस वक्त भी उनके पास एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। क्या ऐसा होता है स्प्रिंग के केस में? क्या ऐसा होता है स्प्रिंग के केस में? क्यों नहीं होता भाई? इधर देखो, लेट अस से दिस गैप इज व्हाट, R0। R1 का वैल्यू R0 से क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है, व्हाट हैज हैपेंड टू द गैप बिटवीन द एटम्स, इट हैज डिक्रीज, मतलब दे हैव कम क्लोजर। लेट अस से, ध्यान देना, ये लेंथ कितना है, L। नाउ दे हैव कम क्लोजर, लेट अस से दैट द गैप बिटवीन देम इज व्हाट, L माइनस x, मतलब x अमाउंट ऑफ कंप्रेशन आया है। इस वक्त इनके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ k x स्क्वायर। डू यू एग्री विद दिस? इस वक्त इनके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ k x स्क्वायर, राइट? ओके, अभी अगर इन दोनों एटम्स के बीच का स्पेसिंग बढ़ जाता है, लेट अस से दैट द स्प्रिंग इज व्हाट, एक्सटेंडेड। नाउ द न्यू गैप बिटवीन द एटम्स इज व्हाट, L प्लस x। L तो उसका नेचुरल लेंथ था, और कितना बढ़ गया उसका, x इज द चेंज इन लेंथ। इस वक्त भी उसके पास एनर्जी कितना है, हाफ k x स्क्वायर। तो क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? देयर आर टू डिफरेंट स्पेसिंग्स, देयर आर टू different spacings. One spacing is less than the bond length and the other spacing is more than the bond length, and in both these situations, in both these scenarios, the atom has same amount of energy. यही तो मतलब है कि R1 स्पेसिंग में उस एटम के पास कितना एनर्जी है, E1, R2 स्पेसिंग में भी उतना ही एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ ना कि that atom has started, those group of atoms have started vibrating. Nearest they come close to each other is what, R1, और मैक्सिमम कितना दूर जाते हैं, R2 डिस्टेंस दूर जाते हैं। फिर से कह रहा हूँ, दोनों एटम के बीच का मिनिमम स्पेसिंग कितना होगा, R1, और मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होगा, R2। एंड R1 और R2 दोनों सिनेरियो में उनका एनर्जी क्या है, सेम। इज दैट क्लियर? सो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन है कि सर ये दोनों एटम्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। द टू एटम्स आर वाइब्रेटिंग। इज दैट क्लियर? पक्का? तो अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि इन दोनों एटम्स के बीच का गैप कितना है, तुम तो बोल नहीं पाओगे। तुम बोलोगे सर ये दोनों एटम्स जो है, ये दोनों तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके बीच का जो गैप है वो तो फिक्स नहीं है। फिक्स है क्या? पहले ज़्यादा, फिर R0, फिर R0 से कम, फिर R0, फिर R0 से ज़्यादा। ज़्यादा कितना, R2, R0 से कम कितना, R1। इज दैट क्लियर? तो ऐसे केस में सर आपको मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो बताना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उनके बीच का स्पेसिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हम एवरेज स्पेसिंग के टर्म्स में बात कर सकते हैं। विल टॉक इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एवरेज स्पेसिंग। सो व्हाट इज द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा सर एवरेज स्पेसिंग। डू यू एग्री विद दिस? फिर से कह रहा हूँ, दो एटम्स के बीच का जो स्पेस है वो फिक्स्ड नहीं है। क्यों सर? हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये सिस्टम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। एक बार कंप्रेस हो रहा है, एक बार एक्सपांड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, फिर एक्सटेंड हो रहा है। तो अभी अगर आपको स्पेसिंग चाहिए तो मैं आपको एवरेज वैल्यू दे सकता हूँ। इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो चेंज होते जा रहा है। एवरेज मिनिमम कितना होता है उनके बीच का स्पेसिंग, R1। दोनों एटम्स के बीच का मैक्सिमम स्पेसिंग कितना है, R2। तो एवरेज स्पेसिंग कितना होगा, R1 प्लस R2 बाई 2। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर किसी का? पक्का? जब ये लोग मूव नहीं कर रहे थे तब कितना स्पेसिंग था, R0, भूलो मत। नाउ ऑब्जर्व दिस ग्राफ वेरी प्रॉपरली, and can I say this graph is not symmetric? मतलब we cannot divide this graph into two equal halves. अगर मैं ग्राफ को ध्यान से देखो, this region is flatter and this region is what, narrower. Do you agree with this? Come on यार, ये वाला साइड ज़्यादा फ्लैट है और ये वाला रीजन क्या है, ज़्यादा नैरोअर है। Do you agree with this? तो एक बात बताओ, R0 से R1 का डिस्टेंस जितना होगा, R0 से R2 का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ग्राफ देख के समझ में नहीं आ रहा क्या? ये लाइन जो खींचा है, ये वाला गैप, ये वाला गैप, इस वाले गैप से क्या होगा, ज़्यादा होगा नहीं होगा? R2 इज रिलेटिवली
मोर ग्रेटर देन आर नॉट, मतलब जितना अमाउंट से R2 से ज़्यादा है, जितना अमाउंट से R0 से ज़्यादा है, R1 R0 से उससे कम है उसका वैल्यू। मैं तुमको वैल्यूज के टर्म से बताता हूँ, नंबर्स लेके बताता हूँ। इज दैट क्लियर? लेट अस से R0 का वैल्यू मैं 10 मानता हूँ। इज दैट क्लियर? R1 तो R0 के पास है और R2 जो है वो R0 से कंपेयर करूंगा अगर दोनों को, उससे ज़्यादा दूरी पे है। तो अगर मैं इस गैप को 5 बोलता हूँ तो मैं इस गैप को 10 बोलूँगा, चलेगा? बिकॉज दैट इज लोकेटेड फर्दर अवे। डू यू एग्री विद दिस? तो R1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 5, 10 -5 कितना हो जाएगा R1 का वैल्यू? 5 होगा या नहीं? सवाल नहीं आ रहा समझ में? इतना शर्मा के बोला जो R0 का वैल्यू अगर 10 है तो R2 का वैल्यू कितना होगा? 10 था और 10 आगे जाओगे तो कितना हो जाएगा? 20। इज दैट क्लियर? फिर से, जब ये लोग वाइब्रेट नहीं कर रहे थे उनके बीच का डिस्टेंस कितना था? 10। अभी वाइब्रेट कर रहे हैं, दे आर क्लोजेस्ट बाई 5 यूनिट्स एंड फर्देस्ट अवे बाई 20 यूनिट्स। कैन यू टेल मी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम? 5 + 20 divided by 2, that is 12.5 units. Is that clear? This is the average distance between them. Is that clear? टेम्परेचर देने के पहले दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना था? गैप कितना था? 10 सेंटीमीटर, 10 यूनिट्स था ना? 10 यूनिट्स। अभी टेम्परेचर देने के बाद उनके बीच का एवरेज स्पेसिंग क्या हो चुका? बढ़ चुका है। 10 से बढ़ के क्या हो गया? 12.5। किसी भी दो एटम्स के बीच का अगर एवरेज स्पेसिंग बढ़ जाएगा, what will happen to the material as a whole? The material as a whole is going to expand. बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इस बात को समझो। एक्सपांशन का रीजन क्या है? द एक्सपांशन का रीजन है द एसिमेट्रिक नेचर ऑफ द ग्राफ। बिकॉज ग्राफ इस तरफ क्या है? ज़्यादा फ्लैट है। इसका मतलब है एटम्स जितने पास आते हैं ना, उसके रेस्पेक्ट में वो लोग ज़्यादा दूर जाते हैं। अगर वो लोग 5 यूनिट्स पास आते हैं तो 10 यूनिट्स दूर जाते हैं एक्स्ट्रा। दे मूव फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस दे कम क्लोजर टू ईच अदर। नहीं आया समझ में? उनका ये इनिशियल 10 यूनिट का गैप था, पास कितना आया? 5 यूनिट, लेकिन दूर कितना गया? 10 यूनिट। सो ओवरऑल इन दोनों एटम्स के बीच का अगर मैं एवरेज स्पेसिंग निकालना चाहूँ, वो 10 से क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। समझ में आया? और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक नेचर ऑफ द ग्राफ। देखो ना यार, और ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा? दिख रहा है ना? ये और ये डिस्टेंस को देखो और ये डिस्टेंस को देखो, दे आर मूविंग रिलेटिवली मोर फर्दर अवे। जितना ये लोग दूर जाते हैं R0 के रेस्पेक्ट में, उतना दूर R1 के केस में, उतना दूर नहीं, मतलब उतना पास R1 के केस में नहीं है। इज दैट क्लियर? पक्का? राइट? सो दैट इज द रीज़न कि जो सॉलिड्स हो या लिक्विड्स हो या गैसेज, उनका वॉल्यूम क्या करता है? इंक्रीज करता है। इज दैट क्लियर? जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगर ग्राफ ऐसा नहीं होके, ग्राफ अगर ऐसा होता तो, अगर सिमेट्रिक होता तो क्या होता? देखो ये तो मिनिमम होता, थोड़ा एनर्जी दोगे तो इस स्टेज तक पहुंचेगा। दिस इज द स्पेसिंग व्हेन दे आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर एंड दिस इज द स्पेसिंग व्हेन दे आर फर्देस्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। ये डिस्टेंस अगर 5 होगा, ये भी कितना होगा? 5 ही होगा। एवरेज निकालूंगा तो फिर से क्या आएगा? R0 ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ऐसा अगर ग्राफ होता, भगवान अगर ऐसा ग्राफ बना के देता तो गर्म करने से चीज़ों का साइज इंक्रीज नहीं करता। समझ में? लेकिन नेचर में ग्राफ ऐसा है, ये वाला चीज़ ज़्यादा फ्लैटर है, तो ये दोनों एटम्स जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ज़्यादा दूर जाते हैं। तो एवरेज में उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, उसका जो एवरेज लेंथ आता है वो R0 से ज़्यादा आ जाता है। अगर ग्राफ ऐसा नहीं होके, ग्राफ ऐसा होता तो क्या होता? तब कंप्रेस कर जाता, ठीक उल्टा हो जाता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कि दे वुड हैव कम मोर क्लोजर टू ईच अदर, दे वुड हैव कम मोर क्लोजर टू ईच अदर। तो जितना गर्म करोगे वो चीज़ क्या होता जाएगा? कंप्रेस होता जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये तो दोनों हाइपोथेटिकल केसेस है, जस्ट फील देने के लिए बताया है।
आई होप सो तुमको ये समझ में आया। एक्सपांशन का मेन रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ दिस फ्लैटर पोर्शन ऑफ द ग्राफ। ये ग्राफ फ्लैट है, सो द एटम्स दे मूव फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, इसलिए उसका एवरेज का वैल्यू जो है वो R0 से ज़्यादा आता है, राइट। और तुम जितना टेम्परेचर दोगे ग्राफ और भी ज़्यादा फ्लैटर रीजन में जाता रहेगा। ये जो लाइन काटेगा ना ग्राफ को, वो और भी फ्लैटर रीजन में काटेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दैट मीन्स व्हाट विल हैपन टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इट विल आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड थर्मल एक्सपांशन। ठीक है झुमका?